स्टैटिक अकॉर्डिंग में चैप्टर नंबर 2 जिसे कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स विद सीरीज एंड पैरेलल। आप टॉक। हेलो बच्चों, मैं जीके श्रीवास्तव, फिजिक्स टीचर, हॉरिजन एकेडमी, ईस्ट दिल्ली, यमुना बिहार। CUET 2024 आपका जो डोमेन सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसके बारे में मैं कुछ जानकारियां लेके आया हूं मैं सर, जो स्क्रीन पर देख रहे हैं। एक एक टॉपिक आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक्स में क्या क्या करना है और कितने कितने क्वेश्चंस आने हैं। 50 क्वेश्चंस आएंगे और आपको 50 में से 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे, जिसमें से हर क्वेश्चन के मार्क्स होंगे +5, और आपने गलत कर दिया तो बेटा जी उसके -1 कट जाएंगे। अगर आप किसी क्वेश्चन को ट्राई नहीं करते हैं तो उसका मार्क्स आपका 0 तो होगा ही होगा सर। तो फिजिक्स क्लास 12 पूछा जाएगा। क्लास 12 में पहला टॉपिक दिख रहा है जैसे आपको स्क्रीन पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वही आपका अबाउट द चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज कितने टाइप का होता है। उसके बाद सर कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्ब्स लॉ के फोर्स, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, सर शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फिर आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट। सर डायपोल, डायपोल के एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, और जब एक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के भीतर रखा जाएगा तो उससे कुल कितना टॉर्क लगेगा, ये वाला टॉपिक भी हमारे CUET के अंदर है, राइट। अब आएगा सर उसके बाद गॉस थ्योरम की बात कर लेते हैं। सर गॉस थ्योरम में क्या आएगा सर, वही गॉस थ्योरम में एरिया वेक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, और साथ ही साथ गॉस थ्योरम क्या होता है। गॉस थ्योरम की वही 3 एप्लीकेशंस, एक इनफाइनाइट लॉन्ग थिन कंडक्टिंग वायर, चार्ज कंडक्टिंग वायर है सर। दूसरा एक क्या है, प्लेन शीट ऑफ चार्ज है, एंड तीसरा एक स्फेरिकल शेल है। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड गॉस थ्योरम की सहायता से कैसे निकालते हैं वो हम निकालेंगे। NCERT में जितने क्वेश्चन इन टॉपिक्स पर हैं उन टॉपिक्स को पढ़ना बहुत जरूरी है। इज इट क्लियर। उसके बाद आता है सर NCERT के अकॉर्डिंग में चैप्टर नंबर 2 जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सर ध्यान से देखिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जैसा कि आप देख रहे हैं सर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट अ पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है सर, डायपोल है, डायपोल के एक्सियल इक्वेटोरियल एट एनी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, 2 पॉइंट चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इन तमाम बातों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर आया लास्ट में सर आपका कैपेसिटर। सर कैपेसिटर में क्या, कैपेसिटर है क्या, कैपेसिटर का प्रिंसिपल क्या होता है, चार्ज स्टोर इनसाइड द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर इनसाइड द कैपेसिटर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर में सीरीज एंड पैरेलल। साथ ही साथ अगर कैपेसिटर के 2 मीडियम के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, और अगर एक से ज्यादा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए तो बेटा जी कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकालते हैं। यह था आपका चैप्टर अकॉर्डिंग टू NCERT चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में आपके CUET में जो पूछे जाएंगे उसका जो ये पूरा का पूरा पैटर्न था। क्लियर। अब आते हैं सर करंट इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू NCERT चैप्टर नंबर 3 जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सर। फिर वही करंट क्या होता है, करंट कितने टाइप का होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस, राइट। एंड साथ ही साथ ध्यान से देखिए कार्बन कलर कोड रेजिस्टेंस यहां पर है, जो कि हमारे CBSE NCERT में गिवन है, वो भी आपको पढ़ना है। उसके बाद सुनिए सर, आपसे पूछा गया पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, राइट। साथ ही साथ EMF ऑफ सेल क्या होता है, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में सीरीज एंड पैरेलल, एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं सर करंट इलेक्ट्रिसिटी में। और देखिए सर किरचॉफ्स लॉ एक्चुअली 2 लॉ होते हैं, लूप्स रूल एंड क्या होता है सर जंक्शन रूल। उस पर डिपेंड्स क्वेश्चंस हैं सर। व्हीटस्टोन ब्रिज है और मीटर ब्रिज है। साथ ही साथ यहां पर पोटेंशियोमीटर भी है, जो कि CBSE में नहीं है बट यहां पर है। देखिए ध्यान से, पोटेंशियोमीटर क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, हाउ कैन वी कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल्स बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर, एंड हाउ कैन वी फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ये सारे टॉपिक्स आपके CUET में है चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी से। फिर बोलता हूं सर, सबसे पहले NCERT के क्वेश्चंस को करना जरूरी है, राइट। अब आता बेटा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। मतलब इन्होंने चैप्टर 4 एंड 5 को मिला करके यहाँ पे दिया हुआ सर भाई बायट-सवर्ट लॉ क्या है भाई, राइट है, उसका एप्लीकेशन, उसके फॉर्मूले को स्केलर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे एंड सर्कुलर कॉइल के सेंटर से x डिस्टेंस अवे अलोंग इट्स एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ
एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या है भाई? एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की सतह से स्ट्रेट सोलेनॉइड एंड एक टोरॉइड की मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इनकी वजह से कहां कहां होती है, ये सब आपको पता होना जरूरी है। एंड फाइनली देखिए ध्यान से, सर एक करंट कैरिंग कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा उस पर फोर्स कितना लगेगा, याद है फॉर्मूला, F = IBL sin थीटा। और अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर है और आपस में पैरेलल हैं तो उनके बीच फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक की फील्ड की वजह से दूसरे पे या दूसरे की फील्ड की वजह से पहले पे जो फोर्स एक्ट करता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए सर। F = μ0/4 पाई ट्वाइस I1 I2 × L कितना होता है, R होता है। अगर दोनों कंडक्टर में करंट का फ्लो सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट और अपोजिट हो तो क्या आपका रिपेल। ये वाला पूरा टॉपिक आपको पता होना चाहिए, वैसे भी इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर ध्यान से देखेंगे सर, आप टॉर्क निकालना है सर। एक करंट कैरिंग कॉइल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो उस पर टॉर्क कितना होता है, मूविंग कॉइल गैलोमीटर क्या है सर, यहाँ पे साइक्लोट्रॉन भी है। एंड हाउ कैन वी कन्वर्ट गैलोमीटर इनटू एनोमीटर एंड हाउ कैन वी कन्वर्ट गैलोमीटर इनटू वोल्टमीटर, ये वाला टॉपिक भी सीयूटी के कोर्स में है और ये हमारे एनसीईआरटी में भी है। ठीक है, इस चैप्टर के बारे में भी आपसे यही कहूंगा, एनसीईआरटी के क्वेश्चन को सबसे पहले किया जाए। राइट सर, अब आगे सर देखिए लिखा गया करंट लूप एज अ बैटरी डायपोल। फिर मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, मैग्नेट की बात चल रही है सर मैग्नेट को अगर कट कर दिया दो इक्वल पार्ट्स में सर, उसके लेंथ के लॉन्ग या उसके परपेंडिकुलर, तो मैग्नेटिक मूवमेंट पे क्या फर्क पड़ेगा, ऐसे कुछ क्वेश्चन हमारे सीयूटी में पूछे जाते हैं। उसके बाद आप ध्यान से रखेंगे सर, तो डायपोल मैग्नेटिक डायपोल मतलब मैग्नेट के एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए सर। और अगर एक सोलेनॉइड है तो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कितना होता है वो भी आपको पता होना चाहिए सर। मैग्नेटिज्म में यहां से बोला गया सर आपको कि भैया टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस कितने टाइप होते हैं, डाया, पैरा एंड फेरो, उनकी प्रॉपर्टीज, साथ में क्यूरीज लॉ भी है यहाँ पे। साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए सर कि जब एक मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कहता है उस पर कितना टॉर्क लगेगा ये भी पूछा जाएगा। साथ ही साथ अगर ध्यान से देखें क्या लिखा गया है, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यस, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पूछा जाता है अर्थ पैरामीटर्स, मतलब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है उनके बारे में भी सीयूटी में पूछा जाएगा। वो फैक्टर्स होते हैं डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप्थ एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। ये था आपका इस चैप्टर के बारे में जानकारी। फिर बोलता हूं सर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को करना मस्ट है। राइट, नेक्स्ट चैप्टर आता बेटा, ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भाई क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, फेराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसके बाद सर आप उसके बिहाफ पे आपको ध्यान से देखिए सर, आपको इंड्यूस ईएमएफ और इंड्यूस करंट निकालना, लेंज लॉ क्या होता है, एडी करंट क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन ऑफ स्ट्रेट सोलेनॉइड एंड म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू लॉन्ग कोएक्सियल स्ट्रेट सोलेनॉइड के बीच का फॉर्मूला क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इनके बिहाफ पर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। राइट, उसके बाद आता है सर अल्टरनेटिंग करंट। जी, एसी क्या होता है, दो टाइप का होता है भैया, मीन वैल्यू और वर्चुअल वैल्यू। सर मीन वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू, वर्चुअल वैल्यू का मैक्सिमम वैल्यू से रिलेशन क्या होता है वो पता होना चाहिए। एसी अगर रेजिस्टेंस सर्किट से पास हो, कैपेसिटेंस सर्किट से पास हो, इंडक्टर सर्किट से पास हो तो करंट और ईएमएफ के बीच का एंगल क्या होता है पता होना चाहिए। साथ ही साथ इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस के बारे में पता होना चाहिए। फिर आप बात करेंगे ग्रुपिंग की तो एलआर, सीआर और एलसीआर, खासकर एलसीआर से सर्किट विद रेजोनेंस इन एलसीआर से सर्किट सर कंप्यूटर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ध्यान से रखेंगे तो सर यहाँ पे एक बात और आई सर, क्या चीज, पावर कंज्यूम्ड इन एन एसी सर्किट। अगर एसी सर्किट में पावर कंज्यूम हो उसका फॉर्मूला याद है आपको सर, वर्चुअल ईएमएफ, वर्चुअल करंट, cos phi। cos phi को क्या कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। राइट सर, प्योरली इंडक्टिव एंड प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में एवरेज पावर कंजम्पशन कितना होता है, 0, ये आपको पता होना चाहिए। एंड लास्ट में सर आपसे पूछा गया वॉटलेस करंट। जी, वॉटलेस करंट अल्टरनेटिंग करंट का एक ऐसा पार्ट होता है जिसे अगर आप इसी सर्किट से पास करोगे तो उसके अंदर एवरेज पावर कंजम्पशन कितना होता है, 0 होता है, दैट इज वॉटलेस करंट। एंड लास्ट में सर इंस्ट्रूमेंट में आपको पढ़ना है सर एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर। ध्यान रखिएगा, ट्रांसफार्मर पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और कभी कभी पूछा आता है उस पर एमसीक्यूज थ्योरी फॉर्म में, तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट आता बेटा फाइनली सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। हाँ जी, ईएम वेव्स क्या होती है, ठीक है, ईएम वेव्स की वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होती है सर। ईएम वेव्स की एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या दोनों की क्या होती है, सेम होती है। ईएम वेव्स नेचर वाइज ट्रांसवर्स होती है भाई, और ईएम वेव्स का एप्लीकेशंस क्या होता है यह सब आपको पता होना चाहिए। जैसे माइक्रोवेव्स, ठीक है सर, इंफ्रारेड, विजुअल, ये सब वेव्स है, इनके एप्लीकेशंस है, कहां कहां यूज होते पता होना चाहिए।
इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, खासकर वो एप्लीकेशन। जैसे सर हेज एंड फॉग के दौरान ईएम वेव्स का कौन सा हिस्सा यूज किया जाता है? धुंधर कोहरे के दौरान ऑफ कोर्स इंफ्रारेड, है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं सर। नेक्स्ट फिर आया सर, ये देखिए आया वेव ऑप्टिक्स। जी सर, वेव ऑप्टिक्स में पहला पार्ट क्या था? आपने हाइगन्स प्रिंसिपल पढ़ा था, राइट है? वो आपको पढ़ना है सर वेव फ्रंट के बारे में। वेव फ्रंट 3 टाइप का होता है, याद है ना सर? स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड प्लेन। कैसे बनता है ये पता होना चाहिए, राइट? वेव थ्योरी होती क्या है? फिर आया था उसमें YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छे ढंग से पता होना चाहिए, क्योंकि वेव ऑप्टिक्स का मतलब ही होता है YDSC। पूरा का पूरा मैक्सिमा के लिए, मिनिमा के लिए, एंगुलर विड्थ के लिए, फ्रिंज शिफ्ट के लिए जितने भी फार्मूले हैं, जितने भी कैलकुलेशंस हैं, और इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या कंडीशंस हो सकती है, सर आपको पता होना चाहिए। फिर बोलता हूं सर एनसीईआरटी को पहले फोकस आपको करना है सर। उसके बाद आया सर सर इसमें आपका सर रे ऑप्टिक्स की बात कर रहे हैं लोग, डायफ्रैक्शन में भी पूछा जाएगा सर, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन पढ़ना ही पढ़ना है। अब आया रे ऑप्टिक्स, ध्यान से देखिए सर, यहाँ पे रे ऑप्टिक्स में आता है सबसे पहले आपका सर रिफ्रैक्शन, सारा वही है। रिफ्लेक्शन स्फेरिकल में का सर, उसके बाद आपको पढ़ना प्रिज्म, फिर पढ़ना लेंस एंड पढ़ना आपको ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। खासकर लेंस और प्रिज्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे आप ज्यादा ढंग से फोकस करिएगा। क्लियर सर? एंड फाइनली सर आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में वही है सर, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, न्यूटन रिफ्लेक्शन टाइप टेलीस्कोप। यहाँ पे थोड़ी सी बात ऐड की गई सर अबाउट द ह्यूमन आई, शॉर्ट साइटनेस एंड फॉर साइटनेस के बारे में आपको पढ़ना है सर। उनके थ्रू जो डिजीज डेवलप होते हैं उनको भी पढ़ना है, जो कि हमारे सीबीएसई के कोर्स में नहीं है, बट पुरानी एनसीईआरटी में आपको मिलेंगे, उनकी सहायता से आप पढ़ सकते हैं, राइट? चलिए आगे देखते हैं सर। नेक्स्ट अब आया सर, यही चीज मैंने आपको बताया आपको यहाँ पे सर इन्होंने वेव ऑप्टिक्स में एक बात और ऐड किया है, उसका नाम है पोलराइजेशन। वो भी आपको पढ़ के जाना है, क्या खासकर ब्रेविस्टर्स लॉ या फिर मैलस लॉ, राइट? सब देखिए ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, ये छोटा सा चैप्टर है। इसमें पहला आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड उसके लॉज, उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, एंड फिर दूसरा आता है ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रॉगली कांसेप्ट ऑफ ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें आपको एक एक्सीलरेटेड इलेक्ट्रॉन जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करता है, उसकी वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है, राइट? लैम्डा इक्वल्स टू, याद है बेटा ना, h डिवाइड बाय विदिन 2mk, ये फॉर्मूला सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज है जो हमारे सीबीएसई में नहीं है बट एनसीईआरटी में है, उसका नाम है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, जो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया था, उसके बारे में भी यहाँ पूछा जाएगा। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। फिर बोलता हूँ सर एनसीईआरटी पहले फोकस करें। अब आया सर एटम और न्यूक्लियस। सब पूरा का पूरा एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे आपके यहाँ पे मेंशन है, सारे टॉपिक वही पढ़ने हैं सर, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है और टोटल एनसीईआरटी बेस्ड ही आता है, राइट? चलिए सर अगला ध्यान से देखते हैं भाई। अब अगला आया सर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जिसे हम लोग कहते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। जी सर, इसमें आपको पढ़ना है सर कि भैया बैंड कौन कौन से होते हैं, याद है ना? कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, फॉरवर्ड एनर्जी बैंड्स, है ना? फिर एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर पी टाइप एंड फॉर एन टाइप सेमीकंडक्टर। एंड एनर्जी बैंड्स के बिहाफ पे कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में डिफरेंसेस क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एंड किसी भी सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी, सर इसका फॉर्मूला क्या होता है भी आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ भाई फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, सर फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, फिर से सुनो, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, इससे बेस्ड न्यूमेरिकल्स जरूर पूछाते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, राइट? उसके बाद पूछा जाएगा आपका रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। सर यहां पे पूछा जाएगा डायोड, सर जेनर डायोड, सोलर सेल, एलईडी एंड एक और है फोटो डायोड्स। इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए भैया, सीरीज में होते हैं, पैरेलल में होते हैं, उनका जो लॉजिकल सिंबल क्या होता है और इनका यूटिलाइजेशन क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए। एमसीक्यूज में ज्यादा मुश्किल नहीं आता, ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान आता है, सीबीएसई पैटर्न में ही पूछा आता है। हाँ, यहाँ पे एक चीज और ऐड की है इन्होंने सीयूटी में, जो सीबीएसई में नहीं था। यहां पे यूज किया गया ट्रांजिस्टर क्या होता है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर एंड ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर भी ऐड किया गया। साथ ही साथ लॉजिक गेट में कौन कौन सा गेट होता है बेटा जी, और एंड, नॉट, नैंड और नॉट, उनका लॉजिक एक्सप्रेशन ट्रुथ टेबल और उनके कॉम्बिनेशंस के थ्रू क्या क्या बन सकता है, फिगर बना के दे देंगे और वो कहेंगे बताइए इसका जो लॉजिक एक्सप्रेशन क्या बनेगा या ट्रुथ टेबल क्या बनेगा। एंड उसके बाद आता है सर लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है कम्युनिकेशन सिस्टम। जी ये सीबीएसई में नहीं है, ठीक है सर? भाई देखो ध्यान से, लिखा हुआ है सर कि कम्युनिकेशन सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, बैंडविड्थ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी रेंज को कहते हैं सर, राइट? और सर फिर अगर आप स्काई वेव, ग्राउंड वेव, प्रोपोगेशन में हो तो उसके लिए क्या क्या होना चाहिए, ये आपको बुक से मिल जाएगा पढ़ने के लिए सर।
और साथ ही साथ मॉड्यूलेशन ऑफ वेव क्या होता है, AM या FM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इतना ही टॉपिक यहाँ पर है। यहाँ से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है CUT में, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो जितने भी चैप्टर थे मैंने आपको ब्रीफ किया कि क्या क्या आना चाहिए। लास्ट में फिर से आपको सबसे पहले CBSE में जो आपके NCERT में उसको फोकस करना, उनको ठीक से पढ़िएगा, ठीक है। आसान से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल से नहीं आते हैं। और अगर आपको किसी भी टाइप का डाउट है तो हमारी वेबसाइट पे आइए, हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपके डाउट को क्लियर करेंगे। फाइनली सारे बच्चों को फिर से मैं जीके श्रीवास्तव CUT 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं सर। ठीक से पढ़िएगा और सबसे पहले NCERT को फोकस जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।